गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एजिंग। एजिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली एजिंग की बात करते हैं। एक्चुअल में एजिंग होता क्या है, इस टॉपिक को हमें डिटेल में देखना है, या फिर एक और वर्ड जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ सीनेसेंस। नाउ अगर मैं बात करूं एजिंग की, तो क्या हम इस प्रोसेस को सिर्फ ओल्ड एज तक बोलेंगे कि एजिंग सिर्फ एक ओल्ड एज प्रोसेस है? क्या हम ऐसा टर्म दे सकते हैं एजिंग को? नो, हम ऐसा टर्म नहीं दे सकते एजिंग को कि एजिंग सिर्फ एक ओल्ड एज प्रोसेस है। वी कांट गिव दिस। एक्चुअल में एजिंग स्टार्टिंग से, जहाँ से डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स फ्रॉम बर्थ 1 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, उसमें चेंजेस देख रहे हैं। एंड एक्चुअल में वो चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं? एज बढ़ने की वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं। एज इंक्रीज हो रही है बिकॉज एज इंक्रीज होने की वजह क्या हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि डेवलपमेंट करना है, ठीक है, हर चीज़ का डेवलपमेंट करवाना है। सो एज इंक्रीज हो रही है। एज इंक्रीज होने के प्रोसेस को ही हम एजिंग नाम देंगे। एंड जब सीनेसेंस की बात करते हैं तो सीनेसेंस वो स्टेज है जहाँ के बाद में जस्ट हमें डेथ ऑब्जर्व होगी। एडल्ट स्टेज के बाद जस्ट, एडल्ट स्टेज में भी ओल्ड स्टेज के बाद जस्ट हमें डेथ की तरफ लेकर जाएगी। तो सीनेसेंस एक ऐसा प्रोसेस जो डेथ की तरफ लेकर जाता है, बट एजिंग ऐसा प्रोसेस है जो डेथ की तरफ तो लेकर जाता है बट काफ़ी सारी स्टेजेस के साथ लेकर जाता है। एक्चुअली डेवलपमेंट करवाता है स्टेजेस में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एजिंग। नाउ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एजिंग या फिर सीनेसेंस में, तो सिंपल सा डिस्कशन था ये कि एजिंग और सीनेसेंस में क्या डिफरेंस होता है। नाउ सेकेंड थिंग जो हमारे माइंड में आती है कि जब हम बोल रहे हैं एजिंग हो रही है और हम बोल रहे हैं एज बढ़ रही है, धीरे धीरे स्लोली एज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि एज बढ़ने के टाइम पे दो टाइप के चेंजेस हो सकते हैं? कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो हमारे लिए काफ़ी एडवांटेजेस होंगे, ठीक है, एडवांटेजेस चेंजेस, और कुछ चेंजेस ऐसे भी होंगे जो हमारी बॉडी के लिए एडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस टाइप ऑफ चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। यानी कि एक्चुअल में हमें दो टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक जो प्रोग्रेस करेंगे और एक जो प्रोग्रेस नहीं करेंगे, जस्ट प्रोग्रेसिव के अपोजिट वाले होंगे, राइट? यानी कि चेंजेस दो टाइप के मिलेंगे, ये हमें पता है। सो फर्स्ट थिंग हम जो देखेंगे प्रोग्रेसिव चेंजेस, और दूसरा देखेंगे हम रिग्रेसिव चेंजेस। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो एजिंग है प्रोसेस, उसमें मोस्ट प्रोबेबली रिग्रेसिव चेंजेस की ही बात की जाती है कि एक्चुअल में रिग्रेसिव चेंजेस क्या होते हैं। बट हमें सिर्फ रिग्रेसिव चेंजेस की नहीं, प्रोग्रेसिव चेंजेस जो आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो एक्चुअल में डेवलपमेंट करवा रहे हैं, उनकी भी हमें बात करनी ज़रूरी है, राइट? सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्चुअल में प्रोग्रेसिव चेंजेस भी होते हैं और रिग्रेसिव चेंजेस भी होते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो हम ऑब्जर्व करेंगे, देखते हैं, क्या कोई प्रोग्रेसिव चेंजेस का एग्जाम्पल बता सकता है? प्रोग्रेसिव चेंजेस वो चेंजेस जो डेवलपमेंट को और बढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट ज़्यादा करवा रहे हैं। सपोज मैंने बात की, एक ही एग्जाम्पल से देखते हैं, मसल्स की, राइट? मसल्स की बात की। मसल्स में अगर मैं बात करूँगी तो चेंजेस प्रोग्रेसिव भी होंगे, यानी कि चेंजेस ऐसे भी होंगे जो डेवलप करवाएंगे। यानी कि हम देखते टीनेजर 14, 19 से 20, ये जो एज है, इस एज में हम ऑब्जर्व करते हैं बॉयज़ में मस्क्यूलर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, बॉयज़ की मस्क्यूलर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, ठीक है।
लेकिन यही चीज़ अगर हम एज चेंज कर दें, हम सपोज़ ले जाएं से 60 से 70 ईयर्स की एज के बीच में एंड फर्दर ऑन, मतलब 70 के बाद वाली सारी एजेस, तो इस एज तक आते आते बॉयज़ में ही, बॉयज़ की ही बात करें, बॉयज़ में ही मसल स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इतनी एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट मीन्स मसल्स में ही एक बार तो प्रोग्रेसिव चेंज देखने को मिला, एंड सेकेंड टाइम जब हमने देखा एजिंग के टाइम पे, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के टाइम पे रिग्रेसिव चेंज भी देखने को मिला, जो एक्चुअल में क्या कर रहा है, डेवलपमेंट को ख़त्म कर रहा है एंड पर्सन को डेथ की तरफ लेकर जा रहा है। सेम चीज़ बात करेंगे हम हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन्स में भी दो टाइप के चेंजेस हो सकते हैं, एक प्रोग्रेसिव, एक रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव चेंजेस कब होंगे, प्यूबर्टी के टाइम पे, जब चेंजेस इंक्रीज होंगे, बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीशन होगा, ठीक है, टीनेज टाइम पे सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, इसलिए हार्मोन सिक्रीट होंगे। बट एडल्ट एज, ओल्ड एज तक जाते जाते इन्हीं हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है, इन्हीं हार्मोन्स का स्त्रावन कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप के चेंजेस हम देख सकते हैं, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टाइप के चेंजेस। अब आप देखेंगे जीरोंटोलॉजी, एक टर्म आती है, बाद में देखते हैं हम उस डायग्राम को। उस डायग्राम को देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, जीरोंटोलॉजी। इसको हम बोल सकते हैं ओल्ड मैन, और लॉजी मीन्स स्टडी। तो ओल्ड मैन की स्टडी को हम जीरोंटोलॉजी कह सकते हैं। बट एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि जीरोंटोलॉजी हमने ओल्ड मैन की स्टडी को बोल तो दिया, बट इस टर्म को दिया किसने था, तो एक्चुअल में इस टर्म को वी कोरेंचोव्स्की ने दिया था, या फिर आप बोल सकते हो इस प्रोसेस को इन्हीं ने स्टडी किया था, इन्हीं ने अध्ययन किया था इस प्रोसेस का। अब एक चीज़ और, जैसे जैसे एजिंग बढ़ेगी वैसे वैसे हमको पता है हमारी बॉडी जो है वो वीक होती जाएगी, यानी कि अगर बॉडी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो रिग्रेशन तो हो रहा है, चीज़ें जो प्रेजेंट हैं ऑलरेडी वो धीरे धीरे अपने फंक्शन में कम हो रही हैं, उनकी कार्य क्षमता कम हो रही है। इम्यूनिटी की बात करो, इम्यूनिटी बॉडी की कम हो रही है, धीरे धीरे गिर रही है। तो जब यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि एक्चुअल में जब ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं तो इम्यूनिटी भी कम होगी ही होगी बॉडी में, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से, ठीक है, रोग की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी कि डिजीज़ जो है कंडीशन वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इम्यूनिटी क्या हो रही है यहाँ पर, कम हो रही है, ठीक बात है, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से यहाँ पर डिजीजेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। नाउ एक चीज़ और जो हमारे माइंड में आती है कि एक्चुअल में जब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की, इसी के साथ हम एक और टर्म यूज़ करते हैं लाइफ स्पैन, या फिर इसे आप बोल सकते हो जीवन काल। जीवन काल की बात करोगे तो जीवन काल में हम देखते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का, एवरी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, एक पर्टिकुलर जीवन काल होता है, उतने टाइम तक ही वो सरवाइव कर सकता है, बाद में वो सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है, बाद में पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सरवाइव कर सके। सो सिंपल से एक पॉइंट उठता है माइंड में कि अगर हम बोल रहे हैं हर व्यक्ति का जीवन काल डिफरेंट है, लाइफ स्पैन डिफरेंट है, तो हर एक की जो डेथ है
वो अलग अलग टाइम पे होगी। तो एक्चुअल में इस लाइफ स्पैन की जब बात करते हैं तो लाइफ स्पैन में हमें बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा कि हर एक सेल की लाइफ स्पैन डिफरेंट है, हर एक सेल का जीवन काल अलग है। दूसरा डिफरेंस, हर एक ऑर्गेनिज्म की चलो बात नहीं करते, ऑर्गेनिज्म से पहले हम बात करेंगे स्पीशीज़ की। हर एक स्पीशीज़ की लाइफ स्पैन डिफरेंट है, ठीक है। स्पीशीज़ की लाइफ स्पैन डिफरेंट है, यानी कि अगर डॉग स्पीशीज़ है तो उनकी लाइफ स्पैन अलग है, अगर ह्यूमन स्पीशीज़ है तो उनकी लाइफ स्पैन अलग है, अगर कैट है तो उसकी लाइफ स्पैन अलग है, ठीक है। दूसरी चीज़, हर ऑर्गेनिज्म में सेल की बात करी हमने, स्पीशीज़ की बात करी। एक और चीज़, हर स्पीशीज़ में प्रेजेंट एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन भी डिफरेंट है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन भी डिफरेंट है। एंड इफ़ वो ऑर्गेनिजम्स फैमिली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं तो भी उनकी लाइफ स्पैन डिफरेंट है, चाहे उन्हें सेम कंडीशन मिल रही है एनवायरनमेंट की तो भी उनकी लाइफ स्पैन डिफरेंट है, राइट। चाहे हम कंपेयर कर लें, हम ह्यूमंस की बात करते हैं, हम सबकी लाइफ स्पैन डिफरेंट है, ऐसा कहीं पे भी फिक्स्ड नहीं है कि एक्चुअल में 80 इयर्स के बाद सब डेथ की तरफ चले जाएंगे। इट इज़ नॉट एट ऑल फिक्स्ड, किसी कंडीशन में ये फिक्स्ड नहीं है। किसी की डेथ 25 इयर्स में भी हो जाती है, किसी की डेथ 80, किसी की डेथ 100 इयर्स में भी होती है। सो इट इज़ नॉट फिक्स, किसी ऑर्गेनिज्म का फिक्स नहीं है, किसी स्पीशीज़ का फिक्स नहीं है, बट हाँ हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेकर चलते हैं, इतने से इतने के बीच में हो सकता है, राइट। तो जनरल कंडीशंस में अगर हम बात करें तो लाइफ स्पैन किसी की भी फिक्स नहीं होगी। सेल की बात करो तो आपको पता है आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज़ के अराउंड होती है। तो दूसरे सेल्स की बात करो तो क्या सारे सेल्स 120 डेज़ में किल होते? ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। दैट मीन्स एक सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं होता है। लाइफ स्पैन में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलिए अब एक बार इसको समझ लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये डायग्राम हमारा। इस डायग्राम से हमें चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। देखेंगे एक्चुअल में क्या देखने को मिल रहा है। देखिए सेल्स का सेनेसेंस हो रहा है, लेकिन सेल्स का सेनेसेंस कब हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है? जब माइटोकॉन्ड्रिया ने डिसफंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बंद हो गया है, ठीक है। तो सेल्स का सेनेसेंस देखने को मिल रहा है। इंट्रासेल्यूलर कम्युनिकेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेल अगर सेनेसेंस की तरफ जा रहे हैं, डेथ की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ऑल्टर हो रहा है? इंट्रासेल्यूलर कम्युनिकेशन ही बंद हो रहा है, दोनों सेल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के साथ साथ देखेंगे टीलोमेयर्स जो होते हैं उनमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, टीलोमेयर्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। नाउ क्योंकि मैंने बोला टीलोमेयर में चेंज देखने को मिलेंगे, तो एपिजेनेटिक ऑल्टरेशंस भी हो सकते हैं, जीन्स में भी ऑल्टरेशंस हो सकते हैं, लॉस भी हो सकता है, स्टेम सेल्स के में भी एग्जॉशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो रहा हो स्टेम सेल्स का, या फिर न्यूट्रिएंट सेंसिंग भी डीरेगुलेट हो सकती है, न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो भी प्रॉपरली ना चले, प्रॉपर वे से ना चले। अब एजिंग को हमने डिफाइन क्या किया है, इससे किया है,
यानी कि एक छोटा सा बेबी है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है साइज़ में, धीरे धीरे वो ओल्ड एज में चेंज हो गया। तो इसी को हम, इस पूरे प्रोसेस को हम एजिंग नाम देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या बता रहा है कि एजिंग में ऐसा नहीं है सिर्फ बाहर से रिंकल्स पड़ रहे, बाहर से ही चेंज हो रहे, नो, इंटरनल भी, सेल्स में भी, बायोकेमिकल्स में भी, सब में चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट हमें बाहर मोर्फोलॉजी पर ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में भी चेंज हो रहे हैं, कैल्शियम कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है कैल्शियम, तो हर जगह चेंजेस हो रहे हैं। तो यही चीज़ ये शो कर रहा है, न्यूट्रिएंट, माइटोकॉन्ड्रिया, इवन हर एक पार्ट बॉडी में, चाहे हम सेल की बात करें, चाहे हम ऑर्गेनल्स की बात करें, चाहे हम केमिकल्स की बात करें, चाहे हम न्यूक्लियस की बात करें, चाहे हम बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, हर जगह हमें चेंजेस दिखेंगे। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है, ये भी क्या बता रहा है कि एजिंग पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है फिज़िकल एक्टिविटी का। कोई भी हम फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। क्रॉनिक डिजीज़ हो सकते हैं एजिंग में, फंक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, और इवन सोशल आउटकम्स में भी चेंज देखने को मिल सकता है, यानी कि सोशली चेंज हो सकता है, साइकोलॉजिकली, एंड डिजीज़ की तो बात कर ही रहे हैं, प्लस फंक्शन जो है इनका वो भी चेंज हो सकता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके हम सिर्फ यही देखते हैं कि एक्चुअल में क्या डिजीज़ हो सकते हैं एजिंग के कारण। तो हम यहाँ देखेंगे मोर्टेलिटी हो सकती है, ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, डायबिटीज़ जैसी कंडीशन, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, स्ट्रोक्स आ सकते हैं, वेस्क्यूलर डिजीज़ हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स की डिजीज़ हो सकती हैं, कॉलोन एंड ब्रेस्ट कैंसर्स हो सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कॉलोन इज़ द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, एलिमेंट्री कैनाल, सो कॉलोन और ब्रेस्ट कैंसर्स भी ऑब्जर्व हो सकते हैं। वहीं हम फंक्शन की बात करें तो मसल स्ट्रेंथ में कमी आ सकती है, फिजिकल फंक्शंस कम हो सकते हैं, डेली लिविंग चेंज हो जाएगी, याद करने, कॉग्निटिव फंक्शंस, ब्रेन फंक्शंस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे साइकोलॉजिकली, तो हम बोल सकते हैं डिप्रेशन कंडीशन, स्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सोशली, नेटवर्क वीक हो जाएगा एजिंग के साथ साथ, क्योंकि हम इतना कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो सोशली भी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट चीज़, ये एक्चुअल में ये ओल्ड एज सिम्टम्स को शो कर रहा है। क्या क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, वही चीज़ें, जीनोम्स में इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, टीलोमेयर्स में चेंज देखने को मिल सकता है, एपिजेनेटिक में चेंज, जीन्स में चेंज, प्रोटियोस्टेसिस का लॉस हो जाएगा, डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट साइंसिंग, अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स में चेंज, माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शन, सेल्स का सेनेसेंस, सेल्स डेथ की तरफ जाने लगेंगे, स्टेम सेल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एंड लास्टली इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कर नहीं पाएगा इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन। नाउ यहीं पे देखते हैं एजिंग इफेक्ट्स, ब्रेन फंक्शंस पे क्या इफेक्ट होगा, न्यूरोजेनेसिस, न्यूरो डिग्रेडेशन या न्यूरो डिजनरेशन देखने को मिलेगा, या फिर कॉग्निटिव ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, ब्रेन में ऑल्ट्रेशंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखो एजिंग इफेक्ट्स तो यहाँ दिए गए हैं सारे, ये एरोज, और ये वाले जो ये फिजिकल एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखोगे तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट्स नहीं, हमें सिर्फ एजिंग के इफ़ेक्ट्स देखने हैं। तो न्यूरोजेनेसिस जो है, नर्व का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा एजिंग के साथ, एरो डाउन है यहाँ पे। डीजनरेशन लेकिन ज़्यादा होगा, और कॉग्निटिव ऑल्ट्रेशन, ब्रेन ऑल्ट्रेशंस भी देखने को मिलेंगे, मेमोरी याद नहीं रहेगा कुछ। नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स की, तो हम यहाँ देखेंगे ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है, ब्लड फ्लो कम हो सकता है, ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो सकता है, और ब्लड के वॉल्यूम के साथ साथ बॉडी का जो फ्लूइड है उसको जो रेगुलेट करने वाली चीज़ होती है, नियमित करने वाली चीज़ होती है द्रव्य को,
वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। एंडोथीलियल वॉल जो होती है उसका फंक्शन कम हो रहा है। और सीधे सीधे बात है कि कार्डियक कंडीशंस में चेंज आ जाएगा, हार्ट की कंडीशंस में चेंज आ जाएगा। लंग की बात करेंगे तो वेंटिलेशन भी कम हो रहा है, गैस एक्सचेंज भी कम हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन हम देखते हैं कैसे रेस्पिरायर करते हैं ओल्ड एज पीपल। अस्थमा अटैक्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, प्लस दे रियली डीप वेरी ब्रीथली, ठीक है, बहुत डीपली ब्रीथ किया जाता है, तो वेंटिलेशन कम हो रहा है एंड गैस एक्सचेंज का प्रोसेस भी धीरे धीरे कम हो रहा है, गैस विनिमय की जो प्रक्रिया है वो कम हो रही है। मसल फंक्शन की बात करोगे तो मसल स्ट्रेंथ, क्वालिटी, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑक्सीजन से मसल का इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं मसल्स में। बॉडी कंपोजिशन की बात करोगे तो वेट इंक्रीज हो सकता है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम, कैल्शियम धीरे धीरे रिमूव, तो बोन की डेंसिटी कम, मसल का मास धीरे धीरे कम। एडिपोसिटी इंक्रीज हो सकती है, यानी कि एडिपोज टिश्यू का अमाउंट बढ़ सकता है। मेटाबॉलिज्म की बात करोगे तो मेटाबॉलिज्म में भी मेटाबॉलिक रेट कम होगी, मसल के जो प्रोटीन्स हैं उनका सिंथेसिस भी धीरे धीरे कम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस अब नहीं होगा, एजिंग में नहीं देखने को मिलेगा, और फैट का ऑक्सीडेशन भी कम हो जाएगा। एक्चुअल में ओवरऑल देखिए तो फिजिकल फिटनेस कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सरसाइज के कारण फिजिकल फिटनेस इंक्रीज होती है। तो हम इन चीज़ों को रेगुलेट भी करवा सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस की हेल्प से फिटनेस को इंक्रीज़ करवा सकते हैं इफ़ हम कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एजिंग के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, इसको हम डिटेल में लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो क्लास, थैंक यू, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।